सोचिए एक आदमी की गुस्ताखी किस तरह से दुनिया को चपेट में ले लेती है। इज़राइल पर पूरी दुनिया के मुस्लिम देश नाराज़ हैं इस समय, और कभी भी ईरान और इजराइल में भयानक युद्ध छिड़ सकता है। द्वितीय इस विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है। सोचिए एक शख्स के जिद्दीपना ने फर्स्ट वर्ल्ड करवाया, हिटलर की वजह से द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ, और अब इजरायली प्रधानमंत्री इजराइल की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रहा है। इस्माइल हानिया जो हमास के नेता थे वो कतर में रहते थे, वहाँ हमला नहीं हुआ। लगातार उसके बाद वो तेहरान में थे, ईरान की राजधानी में थे। उसके बाद जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, उसके बाद ईरान लगभग तैयार हो चुका है। ईरान में अभी उदारवादी नेता की जीत हुई है। उसके बाद तुर्की भी पूरी तरह से तैयार है। लेबनान में जिस तरह से 2 बच्चों की मौत हुई है, लेबनान के लड़ाके जो हैं वो तैयार हैं। तो ये युद्ध बहुत बड़ा और विशाल होता जा रहा है, और इस युद्ध में भारत की भूमिका शानदार है, एक तटस्थ के रूप में है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, सोवियत संघ और भारत की अच्छी दोस्ती थी। अमेरिका कभी भी भरोसेमंद दोस्त नहीं रहा भारत के। मेन वक्त पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा रहा, एक बार चीन के साथ भी अमेरिका खड़ा रहा। लेकिन इस बार सोचिए, भारत की विदेश नीति शानदार है, कारगर है, और भारत ने मिडिल ईस्ट के साथ खड़ा होना तय किया है। वो लगातार भारत जो है वो मान्यता देता रहा है। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, यासर अराफात के साथ खड़ा रहा है। सोचिए किस तरह से एक बार नेल्सन मंडेला से एक अमेरिकी पत्रकार ने पूछा कि आप यासर अराफात के साथ हैं, ये तो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हम लोगों का दर्द आप नहीं समझेंगे, हम आपके नज़र में आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन हम दर्द का रिश्ता है हमारा। तो नैम कंट्री जो बना था, नैम मूवमेंट जो हमारी ताकत थी, जब सोवियत संघ टूटा और जब अमेरिका, तो आज के समय में चीन के पैरेलल खड़ा होने के लिए भारत जो है वो एशिया में सबसे मजबूत जो स्थिति है वो भारत की है, चीन के मुकाबले रूस की है। उसके बाद जो खाड़ी देश हैं उनकी है। तो पूरा का पूरा खाड़ी देश भी अब नाराज़ दिख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो यूरोप और एशिया के मुहाने पर जो देश हैं, खासकर जो ईरान, तुर्की, लेबनान, ये वो देश हैं जो लगातार इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और इस्माइल हानिया की हत्या के बाद लग रहा है कि इजराइल पर अब हमला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के मुसलमान और अमन पसंद लोग, न्याय पसंद लोग, मानवता पसंद लोग जो हैं वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, और ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। और ये युद्ध इतना भयानक हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या आने वाले वक्त में ईरान परमाणु बम से भी हमला कर सकता है? इस्माइल हानिया की हत्या का मुद्दा जो है वो ईरान अपनी संप्रभुता, सोवरेनिटी से जोड़ रहा है कि चूँकि ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हुई है, सोचिए, और ईरान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन नितिन गडकरी जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो खुद तेहरान में मौजूद थे एक कार्यक्रम में जिसमें शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। तो इस्माइल हानिया के लिए पूरी दुनिया में सिंपैथी है, और अब ईरान, तुर्की और लेबनान ने तय कर लिया है कि वो इजराइल पर हमला करेंगे। ये बड़ा अपडेट है और पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। ग्लोबल मीडिया में ये बड़ी खबर है, और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, और ख़ास बात यह है कि इजराइल में भी उनका लगातार विरोध हो रहा है। तो एक शख्स जब सत्ता के मद में चूर हो जाए और राष्ट्रवाद के नाम पर वो अपने भी देश को युद्ध में धकेल सकता है। मुझे बुद्ध की एक कोट याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि जब दुश्मनों से भी युद्ध को टालने की कोशिश हो, जब दुश्मन से भी जब युद्ध हो और टालने की कोशिश हो, उसी को बुद्धिज़्म कहते हैं, बुद्ध कहते हैं। और इसलिए दुनिया में भारत का सम्मान है, मान है, क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध से है, युद्ध से नहीं। और जब अपने ही घर में भाई, अपने ही लोग, अपने ही मतलब अपने नस्लों से भी, इंसानियत तो छोड़ दीजिए, आदमी तो छोड़ दीजिए, जो विचारधारा कहे कि साम दाम दंड भेद लड़ो मारो काटो, वही जातिवाद और मनुवादी व्यवस्था है। तो सोचिए, बुद्ध ने, कहा जाता है कि बुद्ध को अपना देश छोड़ना पड़ा था। जब वो लुम्बिनी में थे तो वो राजा परिवार से थे, तो पड़ोसी देश से युद्ध की
हालत पैदा हो गई थी। बुद्ध उसमें मीडिएटर थे, और जब उन्होंने मीडिएट किया तो उन्होंने तैयार किया कि युद्ध ना हो, जबकि बुद्ध का जो राज्य था, खासकर बुद्ध जिस राज्य से थे वो राज्य मजबूत था और पड़ोसी राज्य कमज़ोर था। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमें कमज़ोर राज्य पर हमला नहीं करना चाहिए। बाद में कमज़ोर राज्य वाले ने हमला कर दिया बुद्ध के राज्य पर। तब बुद्ध के राज्य के लोगों ने बैठक करके कहा कि गलती बुद्ध की वजह से हुआ है, इनको देश निकाल दिया जाए। और उनको देश कहा गया कि या तो आपको मृत्यु मिलेगा या देश निकाला होगा। तो उन्होंने देश निकाला चुना। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जीत अंत में सत्य की हुई। वहीं से आया है सत्यमेव जयते, जीत सत्य की हुई। और जिस राज ने हमला किया था उनको हार का सामना करना पड़ा और वो पीछे हटे, और जो बुद्ध की फिलॉसफी थी उस पर उसको जीत मिली। तब बाद में फिर बुद्ध के परिवार के लोग आए और उनको कहा गया कि आप वापस चलिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। बुद्ध अगर राजपद अपनाते तो उनको लुम्बिनी जानता, उन्होंने धम्म पद अपनाया तो दुनिया जानती है। इसलिए अगर आप मानवता के लिए, बराबरी के लिए, सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं तो आपको दुनिया सम्मान करता है। यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू मात खा रहे हैं और ताकत के घमंड ने उनको दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर से एक तानाशाह घोषित कर दिया है। तो जो भी छल, प्रपंच, युद्ध, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है वो दरअसल इंसान और मानवता का पक्षधर नहीं है। उसको इतिहास में कूड़ेदान में डाला जाएगा, जैसे हिटलर, मुसोलिनी को डाला गया है। क्या उसी लाइन पर चल रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री? पूरी दुनिया के लोग अब एकजुट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और ख़ासकर मुस्लिम समाज को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्ध का जो रास्ता है पूरी दुनिया उसका अनुसरण करते हैं, और इसलिए भारत का सम्मान है, साख है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। और जब एक बात और बता दूं, जब बुद्ध थे तो जैसे उनके राज की जीत हुई थी, भारत गौरवमय भारत था, विश्वगुरु भारत था, सोने की चिड़िया था, ज्ञान का केंद्र था, और सम्राट अशोक का अखंड भारत दुनिया का सबसे बड़ा राज्य भी था। इसलिए बुद्ध को युद्ध न करने की वजह से कमज़ोर मत सोचिए। इसलिए लिखा गया है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। क्षमा उसको शोभती है जिसके दांत में गरल हो, मतलब विष हो। ताकतवर आदमी अगर आप हैं तो आपके अंदर दयालुता और क्षमा के लक्षण होने चाहिए। फिलहाल ये इजराइल में नहीं दिख रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।